Hello and welcome to The Quest on Rajya Sabha TV. I'm Rakhi Bakshi. In this show, we have been talking to leading political personalities. And the guest this week with us is the Minister for Steel, Mining, Labour and Employment, Mr. Narendra Singh Tomar. Welcome to the show, sir. जी बहुत धन्यवाद। और इतनी भारी जीत के बाद अब आए हैं, मंत्री बने हैं, अब आप कैसा लग रहा है? अभी लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विजय प्रदान की है। इस विजय को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। यह जनता की विजय है, जनता को ही समर्पित करते हैं। जिस आकांक्षा और अपेक्षा के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, बहुमत की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत मिला, एनडीए को भी बहुमत मिला। इसके कारण निश्चित रूप से हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। मैं इसी से अगला सवाल निकालना चाहूँगी कि जवाबदेही की आपने बात की है, अब आप सरकार हैं, अब बहुत सारा काम करना है, तो जो चुनौतियाँ सामने और एक एक करके मैं उस पर आऊँगी, कैसे देखते हैं? जैसे कि अभी आप आए ही हैं, महंगाई की बात होने लगी। देखिए, महंगाई विषय ज्वलंत है और चुनाव में भी ये विषय रहा है। लेकिन महंगाई जो बढ़ी है वो विगत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ी है। नियंत्रित करने का जितना प्रयास होना चाहिए था नहीं हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी लगातार इस दृष्टि से चिंता कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी चिंता और प्रयत्नों का परिणाम आएगा। महंगाई देश में नियंत्रित होगी और हम सब और देश की जनता इसका एहसास कर पाएंगे। जी, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा भी कि कुछ कड़े कदम उठाने होंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है, तो किस तरह से इसको आप देखेंगे मंत्री के तौर पर कि किस तरह से सरकार आगे जाना चाहती? नहीं, स्वाभाविक रूप से जब भी कुछ अच्छा करना होता है तो उसके लिए कठोर कदम, कड़े कदम उठाने ही चाहिए और उठाने ही पड़ते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है और गर्व भी है कि मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्प के धनी हैं, दृढ़ इच्छा के धनी हैं। वो जो निर्णय लेंगे वो देश हित में होगा और देर सवेर आम जनता को राहत देने वाला और देश को शक्तिशाली बनाने वाला होगा। जी, आपके पास तमाम ऐसे मंत्रालय हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे पहले मैं उस बात पर आऊँगी जो हाल में एक घटना हुई भिलाई की। जिस तरह से हमने देखा कि एक ये एक्सीडेंट, एक हादसा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन हादसों को रोका जा सकता है? कुछ लोग चले गए, उनकी मौत हो गई, आपने मुआवजा देने की घोषणा भी की, लेकिन आगे क्या सरकार क्या कदम उठाएगी कि ये चीज़ें कम हो पाए? क्या एक योजना क्या है मंत्रालय के तौर पर? भिलाई स्टील प्लांट में अभी जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। घटना की जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैंने अपने सभी अफसर से बात की, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, वहाँ के स्थानीय मंत्रीगण से बात की, अफसरों से बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में उस विषय को लाई और मैं भिलाई पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं जो अस्पताल में भर्ती थे श्रमिक, उनसे भी मिला, जो मृतक परिवार थे उनसे भी मिला और प्लांट के विजिट को भी किया। वहाँ पर जो घटना घटी है वो पानी के एक पाइप फटने से घटी है। अब विषय के विस्तार में जाना निश्चित रूप से जांच के बाद जो निष्कर्ष आएंगे तभी ठीक होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही दिखती है, क्योंकि जो फर्नेस है, फर्नेस में आयरन और कोयला डालते हैं, उसमें जब वो प्रोसेस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी बनती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बहुत भारी होती है, ये ऊपर उड़ती नहीं है और फर्नेस से ये गैस जब निकलती है तो आगे जाकर एक गैस शोधन संयंत्र लगा हुआ है, उसमें जाती है। गैस शोधन संयंत्र में एक पानी की पाइपलाइन आ रही है, पानी से इस गैस को धोया जाता है
साफ़ किया जाता है और साफ़ होने के बाद जब इसके कण इत्यादि नीचे जम जाते हैं फिर आगे जाकर वो ये प्लांट में उपयोग होती है। तो जो पानी वाली लाइन है वो एक जगह से फट गई और उसके कारण पानी पंप हाउस में भरने लगा। तो हमारे अफसर दौड़े, कोशिश की उन लोगों ने उसको नियंत्रित करने की, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जो पानी वाला पाइप था जो गैस शोधन संयंत्र से जुड़ा हुआ था, उस पाइप में पानी जाना बंद हुआ आधे से जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ फैलने लगा। तो जो खाली स्थान पानी का था उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आ गई पानी के पास और वो जो है वहाँ पर पानी में जम गई और वो ऐसी गैस होती है कि अगर ठीक से कोई भी आदमी उसको एब्जॉर्ब कर ले तो 10-15 मिनट में मृत्यु हो जाती है। हम लोगों ने कर्मचारी अधिकारियों को मुआवजा देने की भी कोशिश की है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। वो कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उनसे सबक लेते हुए उनका निराकरण करेंगे, आगे पुनरावृत्ति ना हो इस यानी कि बिल्कुल मंत्री के तौर पर आपका ध्यान रहेगा इस बात पर कि जो मेंटेनेंस है लगातार वो इस तरह से सही होता रहे कि आगे कम से कम ऐसे हादसे देखने को मिले। जहाँ तक हम बात करें, आपका मंत्रालय माइनिंग का भी है। झारखंड में जैसे हम देखते हैं कई बार कि माइनिंग को लेकर कई बार समस्याएं वहाँ आ जाती हैं, कुछ लोग फंसे रह जाते हैं, उनकी वेलफेयर की व्यवस्था नहीं है। तो ये जो एक ह्यूमन एंगल है हर चीज़ को देखने का, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हो या माइनिंग से जुड़ा हो, उसके बारे में क्या मंत्रालय की सोच है? देखिए, विभाग की चिंता करना और विभाग के माध्यम से आय की चिंता करना, यह स्वाभाविक रूप से सरकार की चिंता होनी चाहिए और सरकार की चिंता है भी। लेकिन विभाग के कृत्यों में लगा हुआ जो मानव संसाधन है उसकी भी चिंता उतनी होनी चाहिए और इसलिए निश्चित रूप से जो श्रमिक माइंस में काम करें, चाहे स्टील इंडस्ट्री में काम करें, चाहे अन्य स्थानों पर काम करें, उनके कल्याण की, उनकी सुविधा की, उनकी सुरक्षा की, उनकी सामाजिक सुरक्षा की, इस बात की चिंता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत सारी और भी बातें करेंगे आपके बारे में, मंत्रालय के बारे में, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। वी गोइंग इन फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग द क्वेस्ट। वी आर टॉकिंग टू मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर राइट नाउ। You watching the Quest. Welcome back to the show. We are talking to Mr. Narendra Singh Tomar and we'll talk to him about the ministries that he is handling. Of course, steel industry के बारे में अगर बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं अब हम विदेशों की तरफ देख रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ चाइना है। चाइना से कहीं ना कहीं हम प्रतिस्पर्धा हमारी कई मायनों में रहती है। स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय क्या सोच रहा है? स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले इस दृष्टि से स्टील इंडस्ट्री की भी अहम भूमिका है और विभाग की भी अहम भूमिका है और उसके साथ माइनिंग डिपार्टमेंट का समन्वय ये अत्यंत आवश्यक है। यह सच है कि पिछले दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसके कारण स्टील का जो उत्पादन जितना होना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन हम लोग विभाग के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। जो PSUs हमारी हैं उनके माध्यम से भी उत्पादन बढ़े और जो निजी क्षेत्र की इंडस्ट्रियां हैं उनमें भी उत्पादन बढ़े, उनमें भी रोजगार का सृजन हो और हम आने वाले कल में एक अच्छी स्थिति में खड़े हो सकें, इस दृष्टि से हमारी सरकार का प्रयत्न है। कई तरह की उनकी अपेक्षाएं और मांगे हैं स्टील इंडस्ट्री के लोगों से अगर आप बात करें तो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या इस वक्त, क्योंकि अभी तो अब आप आए ही हैं, क्या कोई रोड मैप तैयार हो रहा है? निश्चित रूप से इंडस्ट्री जो संचालित करने वाले बंधु हैं उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उनकी अपनी परेशानियां भी हैं, लेकिन डिमांड्स होना स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारी कोशिश है कि सीमा में रहकर और संतुलन बनाते हुए जो सहूलियतें औद्योगिकरण को, स्टील उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं उस दिशा में हम लोग ज़रूर काम करेंगे। माइनिंग जो कि जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन माइनिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। अगर आप विगत सरकार की बात करेंगे तो हमने देखा कि किस तरह की
ऐसी अव्यवस्था दिखने को मिली, जिसकी वजह से गोवा जैसे जगह में बैन ही हो गया और फिर कहीं ना कहीं कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। अब कैसे एक इतना बड़ा मंत्रालय जिसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमियां हाल के दिनों में देखने में आई, उसको कैसे बैलेंस करेंगे आप? देखिए, क्या समस्याएं तो पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन समस्याओं को समाधान करने की नीयत अगर अच्छी हो तो मुझे लगता है समाधान मिल जाता है। माइनिंग में जो केंद्र की भूमिका है उसमें लगभग 53 मिनरल्स ऐसे हैं जो केंद्र का विषय हैं, लेकिन आवंटन करने का काम राज्य सरकारों का है। केंद्र के पास उनके एप्लीकेशंस आती हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उनमें जितने क्लियरेंस होने चाहिए वो सब क्लियरेंसेस हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार अपनी सहमति प्रदान करती है। लेकिन उसमें विवेक का जो इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार ऐसा देखने में आता है और चर्चा में आता रहता है कि भाई पक्षपात है, अपना पराया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह पारदर्शिता के पक्ष में है और हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है। इस पर 100% अमल हो, ऐसा हम लोगों का प्रयत्न है। इसलिए माइनिंग के क्षेत्र में हम लोग एक्ट भी ला रहे हैं और उस एक्ट पर चर्चा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, और आगे जाकर एक ऑक्शन की ऐसी नीति अपनाई जाए जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव, पक्षपात और भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। जैसे ही वो एक्ट पारित होगा उस दिशा में काम होगा तो मुझे लगता है पारदर्शिता सारे देश के सामने रहेगी और फिर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने के लिए विषय नहीं रहेगा, ऐसा मुझे लगता है फिलहाल। लेकिन अगर एक चुनौती के रूप में देखें तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि संतुलन कैसे बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसको व्यवस्थित कर दें तो इसमें पैसा है जो सरकार के लिए एक रेवेन्यू का माध्यम बनता है, और दूसरी तरफ जो जैसे आपने बात की पक्षपात और तमाम तरह की बातें होती हैं, ये बातें होती हैं कि डिले जो है, और ये बहुत बड़ा विषय पिछली सरकार में रहा हर बार कि भाई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्लियरेंस में डिले, बहुत टाइम, बहुत समय बहुत लग जाता है। तो इसको, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से, और कुछ लोग, खासकर मैं गोवा के भी यहाँ एक दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न है, गोवा जिस खासकर याद इसलिए आ रहा है कि वहाँ पे जब देखा हमने कि जो इससे अफेक्टेड हैं लोग, उनका कहना है कि वो क्या करें, तो मतलब किस तरह से दोनों में संतुलन बनाएं? देखिए, क्या है कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस जो हैं वो जल्दी होना चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट क्लियरेंस देखभाल के भी होना चाहिए, संतुलन बनाकर भी होना चाहिए। एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, चाहे स्टील हो, माइंस हो, या उससे होने वाला रोजगार सृजित हो, लेकिन इन सब में संतुलन बनाए रखना यह निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी है, और वो मुझे लगता है कि अब संतुलन भी बनेगा और जो फाइलें विलंबित रहती थी वो विलंबित भी नहीं होंगी, लेकिन पॉलिसीज़ के कारण जितना समय लगेगा उतना समय निश्चित रूप से अपेक्षित है और वो समय हम जरूर जनता से चाहेंगे। और एक चीज़ जो पिछले कुछ समय में हुई कि कुछ लोगों को जो गिल्टी पाए गए थे उनको सज़ा भी मिली, कुछ अरेस्ट भी होने लगे थे, लेकिन फिर कहा गया कि क्या उस तरह के पुलिसकर्मी हैं या नहीं, ये तमाम बातें होने लगी थी। क्या जो गिल्टी हैं उनको अभी भी उस तरह से सही ढंग से पनिशमेंट मिलेगी और जो फेयर हैं, जो सही हैं, उनको न्याय मिलेगा? मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में सभी के सामने अपनी बात रखी है, ब्यूरोक्रेसी के सामने भी रखी है, देश के सामने भी रखी है, राजनीतिक लोगों के सामने भी रखी है, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसमें भी ये ध्वनि प्रतीत होती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी कहा, और उनका साफ कहना है कि जो चीज़ सही है उस पर त्वरित निर्णय होना चाहिए, जो चीज़ गलत है उस पर भी त्वरित निर्णय होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, और हमारी नीति पारदर्शी होना चाहिए, नियत देश हित में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सब ठीक होगा। क्योंकि हाल के दिनों में, और आपने भी जब विपक्ष में आप रहे तो ये आवाज़ हमेशा उठी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात आई, तो क्या आपको लगता है कि वो संतुलन, एक तो जो केंद्र और राज्य के बीच में होता है वो सही होगा, और दूसरा कि क्या केंद्र सरकार बिना पक्षपात के हर काम को उस ढंग से करेगी जो न्यायोचित हो? जब यूपीए की सरकार थी तो निश्चित रूप से पक्षपात साफ दिखाई देता था, और एक मामले में नहीं, अनेक मामले में, और यह विषय
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार उठाया था, क्योंकि हमारी संघीय सरकार है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस देश को ऊंचाइयां प्रदान करनी है, देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, यह केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत करेगी, अधिक विश्वसनीय बनाएगी और राज्य ताकतवर हों, उनके अधिकार बढ़ें, उनकी स्वतंत्रता बरकरार रहे और राज्य मजबूत होंगे और विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। इस सिद्धांत को प्रधानमंत्री जी ने अपनाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि विचार विमर्श के लिए, निर्णय के लिए एक उनकी अपनी मंत्रिपरिषद है, वो तो रहेगी, लेकिन वो मुख्यमंत्रियों से भी निरंतर विचार विमर्श करेंगे, जिससे राज्य की कठिनाइयाँ भी सीधे उनके संज्ञान में रहें और उनके निराकरण की दिशा में भी जो राज्य को केंद्र सरकार से अपेक्षित है वो उसको भी हम लोग कर सकें। यानी आप पूरी तरह से कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति कहीं नहीं आएगी कि कहाँ किस और पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सपा है तो कहीं कांग्रेस है, वो फिलहाल देखने में नज़र नहीं आएगा। देखिए, जब देश सामने होगा तो विकास के मामले में राजनीति नहीं होती और देश अगर दूसरे नंबर पर होगा तो फिर बाकी सब राजनीति प्राथमिकता पर होगी। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही इस बात की पक्षधर रही है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड। चलिए, थोड़ी और बातें हम करेंगे, खासकर आपका जो मंत्रालय लेबर एम्प्लॉयमेंट का है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, बट वी आर गोइंग इन फॉर अनदर वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो अवे, कीप वॉचिंग द क्वेस्ट। You're watching the Quest right now and we are talking to Mr. नरेंद्र सिंह तोमर जी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आपके पास जो भी मंत्रालय, बहुत क्रूशियल ये मंत्रालय हैं और सब जुड़े हुए हैं, जैसा आपने कहा। लेबर में लेबर रिफॉर्म्स की बहुत बात हो रही है, बहुत बड़ा एक सेक्शन है जिसकी तरफ अब शायद हमें भी लग रहा है कि आपका मंत्रालय और आपकी सरकार गंभीरता से काम करेगी। तो जो रिफॉर्म्स हैं, लेबर लॉज हैं, और प्रधानमंत्री ने खुद कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट है, लेबर लॉज हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिलेगा परिवर्तन हमें। प्रधानमंत्री जी ने अपने लोकसभा के वक्तव्य में इस बात को बहुत ही ताकत से स्पष्ट किया है कि श्रमेव जयते का सिद्धांत अपनाना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी की यह इच्छा है और उसके पीछे दृढ़ता है तो मुझे लगता है कि देश के करोड़ों करोड़ मजदूरों को ये मानना चाहिए कि यह सरकार उनके हित में काम करने वाली है। श्रम विभाग की यह जवाबदारी है कि वो चाहे असंगठित श्रमिक हों, चाहे संगठित श्रमिक हों और चाहे ठेका श्रमिक हों, ये तीनों प्रकार के जो श्रमिक हैं, इन श्रमिकों के हितों का संरक्षण करे, संवर्धन करे, जो मूलभूत सुविधा है उनके पास पहुँचे, जो सरकार की योजनाएं उसका लाभ उनको मिले और यह सुनिश्चित हो। साथ ही साथ सरकार की यह भी जवाबदारी है कि उद्योग और श्रमिक दोनों में संतुलन बना रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर उद्योग रहेगा तो रोजगार मिलेगा, तो ही श्रमिक रहेंगे। पर ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है और संवेदनशील भी। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की भी बात कर रहे हैं, जहां अक्सर हम देखते हैं कि बात बहुत बढ़ जाती है कई बार। तो किस तरह से उद्योग की, जैसे आपने बात की, वहाँ भी हमें कुछ बदलाव? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो श्रमिकों के हितों का संवर्धन है वो पूरी तरह ठीक से हो, उनके प्रति ठीक नियत से काम हो और उद्योग भी ठीक प्रकार से संचालित हो और इन दोनों चीज़ों में समन्वय हो। आसान लग रहा है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। मतलब नहीं, मुश्किल तो सब चीज़ों में आएगी, लेकिन उद्योगपतियों के साथ बैठकर भी ये बात करना पड़ेगी कि यदि मानव संसाधन नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, और उद्योग नहीं होगा तो श्रमिकों को रोजगार कैसे मिलेगा। उद्योग जगत में भी जो कठिनाइयां हैं और उसमें कारखाना एक्ट में संशोधन का मामला हो, उस दृष्टि से भी हम लोग विचार कर रहे हैं और लेबर रिफॉर्म की दृष्टि से भी कुछ कानूनों में परिवर्तन कर रहे हैं। वो कानून थोड़े दिन में मसौदा बन के सामने आएगा तो आप सब लोगों के ध्यान में लाएंगे। एक पूरी पार्टी जो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान केंद्रित करती है, वामपंथी दल जो हैं, उनकी कई आशंकाएं और अपेक्षाएं हैं और उनका अगर हम कहें तो बहुत बड़ा अस्तित्व जो है इन मजदूरों और इन असंगठित क्षेत्र के लोगों के उत्थान के लिए काम करता है। तो क्या
उनकी शंकाओं अपेक्षाओं को भी कहीं ध्यान में रखा गया, ऐसी बात? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम सभी ट्रेड यूनियन से बातचीत करें। जहाँ तक कोई एक राजनीतिक दल विशेष की बात है तो कुल मिला के उनकी बात अगर जायज़ होगी तो उस जायज़ बात को भी विचार में लाया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्रमिक जगत के सभी ट्रेड यूनियंस को, आम श्रमिक को और उनके हितों के लिए काम करने वाले तमाम संगठनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रम कानूनों में भी सुधार करेगी, कारखाना एक्ट में भी सुधार करेगी, देश में औद्योगिकरण भी तेज़ी से हो और कोई भी उद्योगपति किसी भी श्रमिक के हक को मार नहीं पाए, इस दृष्टि से हम लोग काम करेंगे। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात कही आपने और बड़ा संदेश है ये। आप कहीं ना कहीं ये भी ज़रूर कह रहे हैं कि जो भी उनके मानवीय रूप से उनको देखने की ज़रूरत है, चाहे वेतन की बात होती है या उनको तमाम सुविधाओं की बात होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से। जैसे अभी भिलाई स्टील प्लांट में घटना हुई, ये घटना पहली बार नहीं हुई। यह सच है कि इतनी बड़ी घटना पहली बार हुई, लेकिन इससे पहले उनको राहत राशि के रूप में कभी भी इस प्रकार से अटेंड नहीं किया गया। हमने जो सेल के अधिकारी और कर्मचारी नियमित थे उनको 25 लाख रुपया मुआवजा दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी, विकास वर्मा करके एक थे, उनको 10 लाख रुपया मुआवजा दिया। उन पर जो आश्रित बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का वायदा किया। सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी हो जाएं, ये स्वाभाविक रूप से वो अपना दायित्व निर्वहन करते करते अपनी जान दिए। और इस जो बात के लिए आप संवेदनशील? हाँ, जो अपना दायित्व निर्वहन करते हुए फैक्ट्री को बचाने के लिए, किसी हादसे को बचाने के लिए अगर अपनी जान दे रहा है तो निश्चित रूप से उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और यह सरकार संवेदनशील है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आपके मंत्रालय से ही जुड़ा, फिर एक और रोजगार की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं सरकारों का मैं कहूँगी कि उनका अस्तित्व चुनाव में खासकर भी बहुत देखने में नज़र आता है कि रोजगार का मसला बहुत बड़ा हो जाता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम एक युवा देश हैं, हमारे यहाँ जो यंग इंडिया हम कह रहे हैं, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है, तो कैसे उसको हम यूज़ करें, कैसे उसका इस्तेमाल करें ताकि जो विदेश में हमारी, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लोग चले जाते हैं, हम अपनी एम्प्लॉयमेंट यहाँ किस तरह से कंसोलिडेट करें, क्या इसकी तरफ मंत्रालय देख रहा है? ये देखिए, हमारा मतलब श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है उसमें मुख्य रूप से एक तो रोजगार कार्यालय आते हैं, बाकी स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से जो संस्थान होते हैं वे आते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ITIs का विकास हो और बड़ी संख्या में हम ITIs खोलें। ITIs के सिलेबस में भी हम लोग सुधार कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले से जो सिलेबस बना हुआ था पुराने ढर्रे पर चल रहा था। हम बाकी इंडस्ट्री के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो भी इस मामले में आगे आएँ और ITIs की संख्या बढ़ा रहे हैं। और इस दृष्टि से जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है वो इस बात से ही प्रकट होती है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए माननीय मोदी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया है। यद्यपि ये सही है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय जोड़ा हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हम स्किल को डेवलप करेंगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में डिग्री का महत्व तो कम है जी। अगर हाथ में कुछ काम आता है तो उसका महत्व ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अभी जो हो रहा है उसके बारे में कितनी चिंता है? जिस तरह से घटित हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ जिस तरह के दुष्कर्म देखने में नज़र आ रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि ये सरकार और राजनीतिक दल पर निर्भर करता है। अगर जो लोग सरकार में हैं उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति समस्याओं से निपटने की है तो नेता भी अच्छा होना चाहिए, नीयत भी अच्छी होनी चाहिए और नीति भी अच्छी होना चाहिए। तीनों चीज़ें अगर अच्छी हैं तो समस्याओं को समाधान मिलेगा, और अगर तीनों चीज़ों में एक भी गड़बड़ है तो समस्याओं को निदान नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मैं ऐसा ही देखता हूँ कि जो राज अभी चल रहा है शायद उनकी प्रायोरिटी पर न तो कानून व्यवस्था है, ना ही आम आदमी का विकास और आम आदमी की सुरक्षा है। अगर ये उनकी प्राथमिकता पर होगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन प्राथमिकता पर कब होगा, कैसे होगा, ये वो तय कर सकते हैं या ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे सकते हैं। और जबकि हम ये कार्यक्रम समाप्त करें, आखिर में थोड़ा सा ये भी कि सबका साथ सबका विकास का स्लोगन लेकर आप आगे बढ़ें, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो ये आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सब ने बहुत ही स्नेह और विश्वास के साथ
माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया है। नरेंद्र मोदी जी की प्रबल इच्छा है देश को ऊंचाइयां प्रदान करने की, हर गरीब के आंसू पहुंचने की और इस देश का आमूल-चूल परिवर्तन करने की। ये बड़ा काम है, बड़ा स्वप्न है, साकार करने में समय लगेगा। जितना समय अपेक्षित है वो जनता मोदी जी को दे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित करने में अपना योगदान करे, यही विनम्र प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत शुभकामनाएं। एंड दैट वाज नरेंद्र सिंह तोमर जी हु टॉक्ड अबाउट ऑल द इश्यूज कंसर्न्ड अबाउट हिज मिनिस्ट्री। होप यू लाइक दिस एडिशन ऑफ द क्वेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार एंड बाय बाय।